नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं का रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को जो है पर चर्चा करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और प्रतिफल और अभिकारक के बारे में बता चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में रासायनिक समीकरण की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर रासायनिक समीकरण जो होती है उस रासायनिक समीकरण में उनका जो विशेषता है वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया जो है संपादित हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण की विशेषता कौन कौन सी है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषताओं में एक विशेषता है कि अगर कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान जो है कोई ना कोई गैस जो है उत्पन्न होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया की जो है एक विशेषता जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला जो विशेषता है वो है गैस की उत्पत्ति, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें कोई ना कोई गैस अवश्य उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि दानेदार जस्ते की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर यहाँ दो बार अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यानी अगर हम दानेदार जस्ता लें जिसको हम लोग उसका संकेत के रूप में Zn जानते हैं, तो अगर Zn को जिंक भी कहते हैं, तो यदि हम उस जस्ते के एक टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लोग HCl कहते हैं, तो HCl को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम जस्ते के किसी टुकड़े पर अगर डालते हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान जो है एक गैस उत्पन्न होती है जो हाइड्रोजन गैस होती है। या नहीं तो उस जस्ते के टुकड़े पर अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 के रूप में लिखा जाता है, तो जब हम जस्ते के टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को डालते हैं तो उससे एक प्रकार की गैस निकलती है जो हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उस दौरान जो है एक कोई ना कोई गैस जो है उससे रिमूव होता है, वहाँ से एक गैस जो है गैस का उत्सर्जन होता है। तो यह एक खासियत है, एक विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया की, कि कहीं पर भी अगर हम किसी दो पदार्थ के मिलने से अगर वहाँ पर कोई गैस उत्पन्न हो तो हम कह सकते हैं कि उन दो पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो दूसरा है एक परखनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट। परखनली जो एक कांच के ट्यूब के टाइप का होता है, अगर हम उसमें थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट यानी NH2CO3 को लेते हैं तो और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए तनु का मतलब होता है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि गाढ़ा और पतला। जो अम्ल गाढ़ा होता है उसको हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं और जो पतला होता है उसको तनु अम्ल कहते हैं। तो उसके दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो उसको हम लोग जो है तनु अम्ल बोलते हैं। वही उस अम्ल को सांद्र बोलेंगे जिसमें पानी की मात्रा कम से कम हो। तो यहाँ हम लोग वैसे अम्ल का इस्तेमाल करेंगे जो तनु हो। तनु का मतलब वो अगर वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। अगर सांद्र अम्ल का हम प्रयोग करते हैं तो वह अगर हमारे शरीर में किसी तरह टच कर जाए तो वो हमारे शरीर को जला सकता है। तो इसलिए यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एक परखनली में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3
कुछ मात्रा में लेंगे और फिर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को डालेंगे। जैसे डालते हैं तो उस परखनली से एक गैस उत्पन्न होता हुआ दिखेगा। वो गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। मीन्स यहाँ पर भी सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जिस रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही वहाँ पर गैस जो है उत्पन्न होता हुआ प्रतीत हुआ, या हम लोग वहाँ पर देखें। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका दूसरा जो है विशेषता क्या है। तो चलिए दूसरा इसका जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दूसरा विशेषता है वो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है बनता है और वह रासायनिक अभिक्रिया से अलग हो जाते हैं। तो अवक्षेप को हम इस प्रकार समझते हैं कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर, हालांकि उसको हम ऐसा मान नहीं सकते लेकिन कह सकते कि जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध को गर्म करने के बाद दूध के ऊपर जो एक छाली जो बनता है, तो इसी तरह का एक ठोस अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण से समझते हैं कि अवक्षेप का बनना, कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है। पृथक मतलब उससे अलग हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहते हैं उसका अगर जलीय घोल ले, विलयन ले, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को हम डालते हैं तो उससे एक सिल्वर क्लोराइड का एक दही जैसा सफ़ेद ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, कि बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन लें और उसमें अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप जो है प्राप्त होता है। इस तरह रासायनिक अभिक्रिया जहाँ कहीं भी संपादित होती है उसका एक विशेषता के रूप में वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ अवक्षेप जो है बनता है। तो अगर कहीं पर हम देखें दो पदार्थ के मिलने से कोई किसी प्रकार का अवक्षेप बन रहा हो तो उसमें हम मान लेते हैं या हम लोग जान जाएंगे कि वहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया संपादित हो रहा है। चलिए इसका तीसरा विशेषता क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा इसका जो विशेषता है वो है रंग में परिवर्तन, कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको हम KMnO4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, का जो विलयन होता है वो उसका रंग जो है बैंगनी होता है। और अगर पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में, विलयन में अगर हम नींबू का रस अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं तो एक समय हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो नीला रंग होता है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट और नींबू के रस के बीच में जो अभिक्रिया हो रहा है वह एक रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग जो है वो गायब हो जाता है। वहीं दूसरे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसका जो विलयन होता है, इसका जो रंग होता है वो नारंगी होता है। और जैसे ही इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के अम्लीय विलयन में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर इसमें प्रवाहित करते हैं एक नली के द्वारा तो इसका नारंगी रंग बदलकर हरा रंग हो जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में कुछ परस्पर अभिक्रिया होती है, और उस अभिक्रिया का जो है हम लोग कैसे देखते हैं कि वह उसका जो है विलयन का रंग जो है वो बदल जाता है। इस तरह रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता यह भी है
कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं कि चौथी विशेषता जो है कौन सी है। तो इसका जो चौथा विशेषता है वो है ताप में परिवर्तन। कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऐसा देखा जाता है कि जो मिश्रण रहता है या जो अभिक्रिया में शामिल पदार्थ रहते हैं उसके फलस्वरूप जो पदार्थ होते हैं उसका तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि यदि काली चूना जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, अगर उसके एक ढेले पर कुछ जल गिराया जाए तो वहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिसके कारण उस पूरे मिश्रण अभिक्रिया यानी मिश्रण जो वो काली चूना और जल का जो मिश्रण होता है उसका जो तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। इससे जिससे कि प्रतीत होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ऊष्मा का उत्पन्न होता है और ऊष्मा उत्पन्न होने का मतलब कि ताप में उसमें जो है परिवर्तन होता है। तो अगर हम दो पदार्थों को मिला रहे हैं, अगर उससे अगर ताप का उत्सर्जन हो रहा है, ताप उत्पन्न हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक क्रिया जो है वो संपादित हो रहा है। तो चलिए इसका जो अगला विशेषता क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो पांचवा विशेषता के रूप में देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ शामिल रहते हैं उस पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम यहाँ उदाहरण के लिए देखते हैं कि यदि किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो देखते हैं कि मोम जो है वो कुछ मोम जो पहले मोमबत्ती होता है उसमें जो मोम होता है वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही उसको जलाते हैं तो वो जो है पिघल जाता है यानी वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ठोस से द्रव में जो है अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। सेम इसी तरह साथ ही साथ वहाँ देखते हैं कि मोमबत्ती जो है का जो है वाष्प में कन्वर्ट होता है और वो जो है इस तरह जब वो वाष्प में कन्वर्ट होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन आप जानते होंगे यार, रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जिसमें पदार्थ पूर्णतः जो है बदल जाता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती का देखते हैं कुछ भाग जल कर वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत हो जाते हैं और कुछ हाइड्रोजन और जल के साथ जो है विक्रिया करके जल की वाष्प को भी बनाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि मोम का जो है अवस्था परिवर्तन हो रहा है, कभी वो ठोस से द्रव तो कभी वो द्रव से गैसीय अवस्था में बदल रहा है। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रिया की ये 5वीं विशेषता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसका अवस्था जो बिल्कुल से परिवर्तित हो जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग केमिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सीखें कि रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषता होती है। इस आधार पर हम कहीं पर भी अगर पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता हो तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में इसका और इसी पाठ का जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का जो है तथ्यों के ऊपर जो चर्चा करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।